8 फरवरी 2024 को भारत सरकार ने व्हाइट पेपर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को लॉन्च किया। Parliament at the moment is that Finance Minister Nirmala Sitharaman has tabled the white paper on the UPA era fiscal management. The white paper that was tabled by the Modi government is currently being discussed in Parliament. White paper has been laid on the table by a government which, after 10 full years of pulling out an Indian economy which was in a state of fragile 5 to reach the stage of top 5 economy. और ये डॉक्यूमेंट करंट गवर्नमेंट का सीधा हमला है यूपीए पर, क्योंकि ये एक 60 पेजेस का सुपर एनालिसिस है जिसमें यूपीए ने किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचाया था और किस तरह से बीजेपी ने इंडियन इकोनॉमी की रक्षा की थी, किस तरह से 2014 में इंडियन इकोनॉमी खराब हो चुकी थी और 2023 में कैसे चमक रही है, किस तरह से कांग्रेस ने देश को स्कैम्स एंड लोन वेवर्स से पैरालाइज किया था और किस तरह से बीजेपी ने व्यवस्था को सुधारा है। आज के इस एपिसोड में आपको मेरा कोई भी ओपिनियन नहीं दिए बिना मैं आपको इस डॉक्यूमेंट को सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा, ताकि आप भारत के नागरिक के रूप में समझ सके कि इंडियन इकोनॉमी का व्हाइट पेपर यूपीए सरकार पर क्यों मिस हैंडलिंग द इंडियन इकोनॉमी का आरोप करता है। किस बड़ी समस्याओं ने इंडियन इकोनॉमी को 2014 तक खराब किया, और सबसे महत्वपूर्ण, व्हाइट पेपर के अनुसार बीजेपी ने क्या ऐसा रिवॉल्यूशनरी किया कि वो इतने भरोसे से कांग्रेस को दोषी घोषित कर रहे हैं। इस 60 पेजेस के डॉक्यूमेंट में हमने यूपीए के काल के दौरान क्या और कैसे गलत हुआ, इसकी एक आइडिया दिलाने वाले 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चुने हैं। तो सवाल ये है कि ये 7 पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट जो व्हाइट पेपर दिखाता है वो है कांग्रेस की महंगाई को रोकने में असफलता। तो अगर आप इस चार्ट को देखते हैं तो 2004 से 2014 तक की एवरेज इन्फ्लेशन 8.2% थी और फाइनेंशियल ईयर 10, 11 और 13 में डबल डिजिट तक पहुंच गई थी। अब ये बहुत बड़ी बात है, चलिए इसे समझते हैं विद एग्जाम्पल। अगर वीडू एक वर्कर है जो 2004 में महीने में 12,000 रुपीज़ कमाता है और नेसेसिटीज़ को खरीदने के लिए 10,000 खर्च करता है, तो अंत में महंगाई के कारण महीने में सिर्फ 2,000 रुपीज़ बचा लेता है, तो वही नेसेसिटी को खरीदने का वैल्यू बढ़ जाता है 22,761 रुपीज़ पर मंथ ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो यदि उनका इनकम 12,000 से 24,000 तक भी बढ़ गया, तब भी वो सिर्फ 2,000 रुपीज़ भी बचा नहीं पाएंगे, और ये 1,300 रुपीज़ जो वो बचाते हैं वो 2004 में उन्होंने बचाए 2,000 रुपीज़ के मुकाबले बहुत कम वैल्यू रखता है। इस तरह से 100% वेजेस बढ़ने के साथ भी महंगाई के कारण वर्कर की परचेस पावर खराब होती है। तो व्हाइट पेपर के अनुसार महंगाई बहुत अधिक थी, जिसने इंडियन मिडिल क्लास के सेविंग्स को इरोड किया और यूपीए गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल करने में फेल हो गई। सेकंड पॉइंट जो सरकार दिखाता है वो है मिसमैनेजमेंट ऑफ बैंक्स। इसे समझने के लिए व्हाइट पेपर ने एक शब्द का प्रयोग किया है जो है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशो, यानी GNPA। बहुत सरल शब्दों में, अगर एक बैंक 10 अलग अलग लोगों को 1 करोड़ रुपए कर्ज देता है तो इन लोगों को दिया गया कुल पैसा होता है 10 करोड़ रुपीस। और अब यदि इन 10 लोगों में से 3 लोग जो 3 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुके हैं अपने किश्तों का भुगतान करना बंद कर देते हैं, तो GNPA होगा 3 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़ इंटू 100 विच इज़ 30%। तो ये मुख्य रूप से वो लोन की परसेंटेज है जिसके बारे में बैंक लोगों से पैसा वापस नहीं मिलने की उम्मीद करता है। तो यदि GNPA अधिक है तो इसका मतलब है कि बैंकों ने करोड़ों रुपए का कर्ज दिया है जो वापस नहीं किया जा सकता। इन शॉर्ट, GNPA बैंकों की लापरवाही को दर्शाता है और सरकार का बैंकों पर कंट्रोल रखने में फेल्योर दिखाता है। अब व्हाइट पेपर के अनुसार जब वाजपेयी सरकार पावर में आई तब GNPA 16% था, और जब उन्होंने छोड़ा तब उन्होंने इसे सिर्फ 7.8% तक रिड्यूस करके लाया था, जो बिल्कुल इनक्रेडिबल है। तो बेसिकली जब यूपीए अगेन सत्ता में आई तो बैंक अच्छी आर्थिक स्थिति में थी, लेकिन 2013 से सितंबर तक GNPA 12.3% तक बढ़ गया।
और इसका मतलब है कि यूपीए काल में हजारों करोड़ के बैड लोन्स दिए गए थे जो हमारे बैंक्स और हमारी अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे थे। एंड वाइट पेपर डज नॉट स्टॉप हियर। इसमें आगे बताया गया है कि 44% बैड लोन्स को इस संख्या में शामिल भी नहीं किया गया था, और अगर ये संख्या शामिल होती तो ये अकेले जीएनपीए रेशो को और 6.7% से बढ़ा देता। तो जीएनपीए रेशो असल में 7.8 से बढ़कर 19% तक बढ़ गया है। वाजपेयी गवर्नमेंट के अंत में से लेकर यूपीए गवर्नमेंट तक लाखों करोड़ों के लोन्स के 19% वापस नहीं लिए गए क्योंकि यूपीए बैंकों को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि यूपीए ने लोन्स देने की रेगुलेशंस को नहीं लाया। इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो व्हाइट पेपर दिखाता है वो है मिसमैनेजमेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व बाय द यूपीए गवर्नमेंट। तो व्हाइट पेपर कहता है कि मार्च 2004 में भारत के पास 17 महीने का फॉरेक्स रिजर्व बचा था, लेकिन सितंबर 2013 में भारत के पास सिर्फ 6 मंथ्स के फॉरेक्स रिजर्व्स बचे थे। यहाँ कांग्रेस सरकार ने 2013 के सितंबर में कुछ FCNRB अकाउंट्स का आविष्कार किया था टू इंक्रीज द फॉरेक्स ऑफ इंडिया। तो FCNRB क्या है? FCNRB स्टैंड्स फॉर फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। ये डिपॉजिट अकाउंट होता है जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस या NRI एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या PIO द्वारा खोली जा सकती है, और यहाँ पैसा फॉरेन करेंसीज में डिपॉजिट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक NRI का नाम है अखिल जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है और कुछ पैसे इंडियन बैंक में बचाना चाहता है, लेकिन जब वो ये पैसा इंडियन बैंक में बचाता है तो वो रिस्क ऑफ करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को अवॉइड करना चाहेगा, क्योंकि रुपये ने डॉलर के अगेंस्ट बहुत अधिक गिरावट देखी है। सो अखिल वुड बी स्केयर्ड दैट रुपी वुड डिप्रिशिएट फर्दर अगेंस्ट द डॉलर। इसका नतीजा होगा कि उसके डिपॉजिट की वैल्यू इरोड होगी। एट द सेम टाइम भारत को अपने एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत सारे डॉलर्स की आवश्यकता होती है जो कि पीपल लाइक अखिल से मिल जाती हैं। तो जब अखिल भारत के बैंक में FCNRB खाता खोलने का फैसला करता है और उसमें $10,000 डिपॉजिट करता है, तो बैंक उसे $10,000 पर एनुअली 3% फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट प्रदान करती है। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट उसे वर्ष के अंत में US डॉलर में वापस दिया जाएगा। तो वर्ष के अंत में अखिल को $300 का इंटरेस्ट मिलेगा और वर्ष के अंत में उसके पास $10,300 होगा। और जबकि इंटरेस्ट केवल डॉलर्स में दिया जाता है, चाहे भारतीय रुपये इस दौरान US डॉलर के अगेंस्ट मजबूत या कमज़ोर हो, अखिल का डिपॉजिट प्रभावित नहीं होगा। अगर 10,000 अखिल जैसे लोग $10,000 पर पर्सन जमा करते हैं, तो ये RBI को हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए नेसेसरी $100 मिलियन प्रदान करती है। और फिर कुछ समय के बाद, मान लीजिए 3 इयर्स के बाद, RBI $10,000 का प्रिंसिपल के साथ उसे वर्ष के इंटरेस्ट को भी वापस करेगा। दिस इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ FCNRB म्यूचुअली बेनिफिट्स बोथ द NRIs एंड द RBI। इस प्रकार से इंटरेस्ट प्रदान करके RBI ने अक्रॉस द वर्ल्ड से फॉरेक्स को अट्रैक्ट किया। दिस एंड मेनी मोर मूव्स एनेबल्ड द RBI टू रेज $26.6 बिलियन, जो 1991 के IMF बेलआउट के 12 टाइम्स था। तो ये एक जीनियस मूव लगता है, राइट? लेकिन 2013 में जो हाई इंटरेस्ट रेट्स दी गई थी उसका पे बैक कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं किया, बल्कि 2016 में इस इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल को पे करना पड़ा बीजेपी सरकार को। तो व्हाइट पेपर कहता है कि कांग्रेस सरकार ने बीजेपी सरकार के लिए एक समस्या उत्पन्न की थी, जिसमें उन्होंने फॉरेक्स ऑफ इंडिया को खराब करके रखा था। ये वो थर्ड पॉइंट है जो व्हाइट पेपर दिखाता है, जिसे मिसमैनेजमेंट ऑफ फॉरेक्स कहा गया है। फिर हम आते हैं चौथे पॉइंट पर। इस कागज में यूपीए की हैंडलिंग ऑफ द इकोनॉमी पर भी हमला किया गया है, विशेष रूप से 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। Lehman Brothers is going bankrupt, and financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black.
It was one of the most profound events in generations with huge consequences for the American economy and households throughout the country. This was the time a decade ago when the financial crisis erupted. We saw that in September of 2008 like we've never seen it before in financial markets. Those people who had purchased beyond their capacity are suffering. यहाँ यूपीए सरकार ने फिजिकल स्टिमुलस लाया। सरल शब्दों में फिजिकल स्टिमुलस सरकार द्वारा किए गए एक्शन है जो एक देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो ये करवाया जाता है यूजिंग टैक्स कट्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स और लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो क्राइसिस के दिनों में इंडियाज इकोनॉमी स्लोड डाउन अ लॉट टू ग्रो बाय जस्ट 3.9% इन 2008, लेकिन हम जल्दी से फिर से 2009 में बाउंस बैक कर गए एंड वी ग्रू बाय 8.5%। और दूसरे देशों के मुकाबले में ये रिकवरी काफ़ी तेज़ी से हुई। इनफैक्ट IMF के चार्ट्स दिखाते हैं कि भारत क्राइसिस से इतना अफेक्ट नहीं हुआ जितना कि बाकी देश हुए। और इस क्विक रिकवरी के कारण क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि सरकार का फैसला क्राइसिस के बाद लंबे समय तक ज़्यादा पैसा खर्च करने का एक्चुअली नेसेसरी नहीं था। एंड सिंस वी बोरोड अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड इट इन आवर फिजिकल स्टिमुलस फॉर 6 ईयर 2009 से लेकर 2014 तक भारत का ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एक बड़े हद तक बढ़ गया। अब फिस्कल डेफिसिट क्या है? सिंपल वर्ड्स में, अगर सरकार अपने टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू में 100 रुपीज़ कमाती है और 120 रुपीज़ खर्चा करती है तो 20 रुपीज़ का एक्स्ट्रा खर्चा फिस्कल डेफिसिट है। तो 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स में फाइनेंशियल ईयर 2009 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 14 तक भारत ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट का रेशो कम से कम देश की जीडीपी के 4.5% का था एंड देन इट इंक्रीज टू 4.5% टू 5% ऑफ द जीडीपी इन 3 आउट ऑफ 6 ईयर्स। और फिर 1 ईयर में ये और बढ़ गया 5% से 6% तक और 2 ईयर्स में मोर देन 6% तक चला गया। बाय द वे, ये सिर्फ 2008 की मंदी के दौरान नहीं है। फिस्कल डेफिसिट ने 2011 में भी 6% को टच किया था। लेकिन अगर आप बीजेपी की परफॉर्मेंस को देखते हैं, पैंडेमिक तक 3.44% तक थे, लेकिन कोविड के कारण ये 9.18% तक गया और फिर ये 6.4% पर आया। दिस इज द मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस दैट व्हाइट पेपर पॉइंट्स आउट इन कांग्रेस गवर्नेंस। और यहाँ कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी दावा करते हैं कि सरकारी कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता। नितिन गडकरी जी ने बहुत कर्ज लिया है, लेकिन उन्होंने उस कर्ज का क्या किया? उन्होंने हाईवेज बनाए जो इवेंचुअली देश की इकोनॉमी में योगदान करता है। तो अगर कर्ज को निवेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो अंत में देश की अर्थव्यवस्था को लाभ देता है। तो ये बिल्कुल बुरा नहीं है। तो चलिए हम यूपीए की स्पेंडिंग को देखते हैं। क्या उन्होंने एक्चुअली में इस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया या नहीं? दिस इज वेयर वी नीड टू लुक एट समथिंग कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ यूपीए। फॉर दोज हु डोंट नो, 2 टाइप्स की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का खर्चा है जो सरकार के डे टू डे बेसिस को चलाने के लिए यूज होता है। इसमें सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ग्रांट्स, सब्सिडीज शामिल है और बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स है जो भविष्य में देश की इकोनॉमी में योगदान नहीं देंगे, लेकिन ये आपको प्रेजेंट में गवर्नमेंट फंक्शनिंग को हैंडल करने में मदद करेगा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट्स पर सरकार का खर्चा होता है, जैसे हाईवेज एंड हाई स्पीड केबल्स। तो इस इन्वेस्टमेंट के कारण गवर्नमेंट एक्चुअली में फ्यूचर में पैसा कमा सकती है। तो देश की ग्रोथ में क्या सरकार इन्वेस्ट कर रही है या नहीं, ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर के कितने परसेंटेज के रूप में है। तो अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं, जब वाजपेयी जी पीएम ऑफिस में थे तब कैपिटल एक्सपेंडिचर था 31%, जबकि 2014 में ये बस 16% था और आज ये फिर से 28% तक आ गया है। तो ये गिरावट दिखा रही है कि सरकार का बजट का छोटा सा हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च किया गया। इनफैक्ट व्हाइट पेपर ये भी कहता है कि जब 16,000 किलोमीटर्स के हाईवेज
10 ईयर्स के यूपीए के दौरान बनाए गए और एनडीए के समय 1997 से 2000 तक 24,000 किलोमीटर हाईवेज जोड़े गए। सो जो एनडीए गवर्नमेंट 5 ईयर्स में कर सकी 1997 से लेकर 2002 तक, वो यूपीए नहीं कर पाई 2004 से 2014 तक, जब उनके पास 10 ईयर्स थे। तो इस तुलना में एक तरह से ये दिखता है कि हालांकि यूपीए सरकार ने पैसा उधार लिया, लेकिन उन्होंने हाईवेज जैसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं किया। तो सवाल यह है, अगर उधार लिए गए पैसे बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं खर्च किए गए तो पैसे कहाँ गए? वेल, इसका जवाब दूसरे प्रकार के एक्सपेंडिचर में छुपा है, जो मैंने बताया, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, विच मीन्स गवर्नमेंट ने डे टू डे एक्सपेंसेस एंड कंजम्पशन पर ज़्यादा खर्च किया rather than investment in the growth of nation. So रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि यूपीए गवर्नमेंट स्पेंड्स टू मच ऑन दिस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। इसका एक बड़ा उदाहरण है 2008 की कृषि कर्ज माफी और 2008 के कर्ज मुक्ति योजना पर खर्चा। तो जब सरकार ने कर्ज माफ किया तो इससे सरकार को 52,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया, जो कि पूरे भारत की जीडीपी का 0.9% था। यह योजना किसानों की मदद के लिए की गई थी, बट वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी ने यह पाया कि ये योजना ने किसानों को एक्सपेक्टेड बेनिफिट नहीं दिया और माफ़ किए गए कर्जों के बावजूद ना फार्मर्स ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया और ना ही उनका इनकम एक्चुअली में बढ़ा। इनफैक्ट जब गवर्नमेंट ने बैंकों को पे बैक किया, तभी बैंकों ने लोन्स देना कम कर दिया उन रीजन में जहाँ ज़्यादा लोग पे बैक नहीं कर पाए। और सबसे बुरा ये था कि किसान इसके बाद ऐसे बेपरवाह हो गए, अगर वो लोन पे बैक कर सकने की कंडीशन में थे तब भी उन्होंने पे बैक नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि सरकार उनके कर्ज को माफ़ कर देगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसानों की कर्ज माफ़ी ये सिर्फ यूपीए सरकार ने ही नहीं की, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने भी की, जबकि वो व्हाइट पेपर में कांग्रेस को कर्ज माफ़ी के लिए दोषी ठहराते हैं। Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis formally announced farm loan waiver worth over 34,000 crore rupees. CM also stated that all Maharashtra ministers would contribute a month's salary to support farmers. एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और महाराष्ट्र के किसानों का कर्जा माफ करने का निर्णय लिया है। So moral of the story is, बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में इतना खर्चा नहीं किया और वो वैलिड है, मगर हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ ने अपने वोटर्स को खुश करने के लिए कर्ज माफ़ी की है। अगर आपको ये समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा वाइट पेपर में ये भी बताया गया है कि यूपीए सरकार ने अपने पास जितना पैसा था उसे पूरी तरह से खर्चा नहीं किया, जो कि सोशल सेक्टर स्कीम्स के लिए था, जबकि एनडीए सरकार के पास 37 करोड़ का अनस्पेंड सोशल स्कीम बजट था और यूपीए सरकार के पास 94,060 करोड़ रुपीस का अनस्पेंड सोशल स्कीम बजट था। तो व्हाइट पेपर के अनुसार यूपीए ने सोशल स्कीम्स को अपने फंड्स के अलॉटमेंट में लापरवाही की है। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा। इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। अरे करप्शन के ऊपर आप डेटॉल से मुंह साफ कर दो भैया, कांग्रेस वाले। करप्शन के ऊपर आप बात कर रहे हो। अब हमें पहले से ही पता है कि ये स्कैम्स क्या थे, क्योंकि इन्हें मीडिया में अनेक बार दोहराया गया है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ देम। लेकिन ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल तक ले आता है। अब जब हमें पता चल गया है कि व्हाइट पेपर क्या यूपीए की गवर्नेंस के बारे में कह रहा है, तो प्रश्न ये है कि क्या बीजेपी सरकार ने कुछ खास किया है जो उन्हें
यूपीए सरकार को इतनी ओपनली और कॉन्फिडेंटली क्रिटिसाइज करने की हिम्मत देता है? अभी तक क्या हुआ उसे मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। यूपीए के शासन के दौरान महंगाई बहुत थी, बैंक खराब स्थिति में थे, हम गहरे कर्जे में थे, फॉरेक्स बहुत कम था, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम था, जिससे कम इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हुई और सोशल स्कीम्स को सही से लागू नहीं किया गया। तो सवाल यह है, बीजेपी सरकार ने इसे कैसे बदल दिया? चलिए, पहला प्रश्न है जो कि बीजेपी सरकार ने महंगाई को कैसे सुधारा। इन्फ्लेशन को संभालने के लिए न्यू गवर्नमेंट ने रूट कॉज ऑफ इन्फ्लेशन पर ध्यान दिया। पहले 2016 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था जिसमें आरबीआई को इन्फ्लेशन को 2% से 6% तक रखने का टारगेट दिया था। एंड बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल टारगेट सब कुछ इंटरेस्ट से लेकर रेगुलेशन तक लाया गया। इस कारण से 2014 से 2023 तक एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन रेट 5% तक घटाया गया। पिछले 2004 से 2014 तक एवरेज 8.2% था। और ध्यान दीजिए, इस टेन्योर में 2014 से लेकर 2023 तक कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर दोनों शामिल हैं। तो करंट गवर्नमेंट ने एक बहुत स्ट्रिक्ट टारगेट, एक क्लियर सिस्टम और एक एक्शन प्लान बेस्ड टारगेट पर ध्यान रखा जिससे महंगाई कंट्रोल हो सके। सेकेंडली, व्हाइट पेपर ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एक ड्रास्टिक इंक्रीज हाईलाइट किया है जिसने भारत के फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ा दिया है। तो 2005 से लेकर 2014 तक भारत ने $305 बिलियन का ग्रॉस एफडीआई मोबिलाइज किया है, लेकिन 2015 से लेकर 2024 तक एफडीआई लगभग डबल हो गया है, $596.5 बिलियन तक। और इस वजह से हमारे पास सिर्फ 2014 में $303 बिलियन थे, जो कि 7.8 मंथ्स के इंपोर्ट्स को कवर करने के लिए काफ़ी थे। लेकिन 2024 जनवरी तक $617 बिलियन आ गए, जो काफ़ी है टू कवर 10.6 मंथ्स के इंपोर्ट्स। थर्डली, अगर आप देखते हैं यूपीए और बीजेपी के कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफ़ी फ़र्क है। जब 2014 में बजट का 16% का हिस्सा कैपिटल एक्सपेंसेस का था और अब भी वो 2024 में 28% तक बढ़ गया है। इनफैक्ट जब 2014 में कैपेक्स था 1.9 लाख करोड़ रुपए और वो 2023-2024 तक बढ़ के ये 5 टाइम्स हो गया है 9.5 लाख करोड़ रुपए तक। सो इवन इफ यू एडजस्ट दिस अमाउंट टू इन्फ्लेशन, इट्स ह्यूज डिफरेंस। और परसेंटेज ऑफ जीडीपी के रूप में 2010 से लेकर 2014 तक कैपिटल एक्सपेंडिचर का भाग टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग से एवरेज 12% था। 2015 से लेकर 2024 तक ये एवरेज 14.5 तक बढ़ गया है। और वाइट पेपर में ये भी कहा गया है कि जब यूपीए कर्ज माफी में पैसा बर्बाद कर रही थी, तभी बीजेपी ने एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम किया 14.2% से 9.9% तक। और इस हाई कैपेक्स इन्वेस्टमेंट का परिणाम है कि नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन 2014 में केवल 12 किलोमीटर्स पर डे से हो रहा था, लेकिन 2023 में ये रेट बढ़कर 28 किलोमीटर्स पर डे होने लगा। और ये हमें आखिरी पॉइंट पर लेके आता है, और शायद मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टमैटिक चेंज जो बीजेपी के शासन में लाया गया था, जो था इंडियन बैंक्रप्सी कोड। is now working towards an insolvency and bankruptcy code, which may soon win parliamentary approval and would perhaps significantly strengthen the hand of banks in resolving the $100 billion loan headache. The Insolvency and Bankruptcy Code was hailed as a game changer for the bad loan resolution landscape in India. The Insolvency and the Bankruptcy Code has changed the lender-debtor relationship. The recapitalized banks have now a greater ability to support growth. ये इंडियन बैंक्रप्सी कोड इतना रिवॉल्यूशनरी था कि जिसने हर साल हमारे बैंक को लाखों करोड़ों के लॉसेस से बचाया। आईबीसी और कई और रेगुलेशन स्ट्रैटेजीज आरबीआई द्वारा लाए गए और उसी कारण आज ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स रिड्यूस हो गए हैं, जो 2014 में 12.3% थे, जो अब सिर्फ 3.2% तक हैं। These are the most important points
that I found in the white paper of Indian economy. आज के लिए बस इतना ही. I hope you like this video and please subscribe our channel. Stay tuned for more captivating stories in the world of business and beyond.